हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल यूपी पीसीएस कैप्सूल में। आप सभी को पता है हम अपने इस चैनल के माध्यम से यूपी ट्रिपल एससी की वन दरोगा की जो परीक्षा है उसके सिलेबस को टॉपिक बाय टॉपिक कवर कर रहे हैं। अभी तक हम इसके 10 टॉपिक कवर कर चुके हैं और आज हम इसका 11वां टॉपिक जो कि सॉइल एंड मॉइस्चर कंजर्वेशन यानी मृदा और नमी संरक्षण, ठीक है, जो मिट्टी में हमारे नमी रहती है, मॉइस्चर रहती है, वो बहुत जरूरी होती है किसी भी प्लांट की ग्रोथ के लिए। उसका संरक्षण हम कैसे कर सकते हैं, क्या उत्तर प्रदेश की जो मृदा है उसकी समस्याएं हैं, इन सबको हम इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें एक चीज मैं आपको बता दूं, इसमें स्पेशली मिट्टी वगैरह के बारे में मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि देखिए अगर टॉपिक आप ढंग से पढ़ेंगे तो सॉइल कंजर्वेशन है यानी मृदा का संरक्षण आप कैसे करें, उसका मैं आपको अलग से पूरा पीडीएफ दे दूंगा परीक्षा वाणी की बुक का, वो आप पढ़ सकते हो। 2 से 3 पेज का मिट्टी के टाइप्स का, उत्तर प्रदेश की जो मिट्टी है उसके टाइप्स का, वो भी मैं इसके साथ साथ आपका शेयर कर दूंगा, तो आप मिट्टी के टाइप्स वहां से पढ़ लीजिएगा। बाकी मिट्टी क्या होती है, कौन सी लेयर में होती है, वो सब मैं इस वीडियो में बता देता हूँ। और मॉइस्चर कंजर्वेशन जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है सिलेबस के, वो हम इसमें पूरा कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा टॉपिक है 11, मृदा और नमी संरक्षण। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं आखिर मिट्टी होती क्या है एक्चुअल में। मिट्टी पृथ्वी की पपड़ी यानी क्रस्ट, ठीक है, आपने जब ज्योग्राफी पढ़ी होगी इस तरीके का डायग्राम में देखा होगा। ठीक है, सबसे ऊपर की लेयर, फिर मेंटल, फिर कोर। इसको हम कोर बोलते हैं, इसको मेंटल बोलते हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, क्रस्ट। सबसे ऊपरी जो परत होती है इसको बोलते हैं हम क्रस्ट। तो इसी का ही देखिए भाग होता है ये टॉप मोस्ट लेयर जो होती है, इसको ही, इस क्रस्ट की टॉप मोस्ट लेयर को ही हम क्या बोलते हैं, सॉइल। और ये कई तरीके की चीजों से बनती है, उसके बारे में इसमें बात करते हैं। तो देखते हैं, पृथ्वी की पपड़ी या क्रस्ट पर सबसे ऊपरी परत है जो मैंने आपको बताया, जो बहुत छोटे कणों से बनी होती है, जिसमें खनिज, आपके मिनरल्स और कार्बनिक पदार्थ होते हैं। मिट्टी का निर्माण एक जटिल प्रक्रिया है जिसे पीडोजेनेसिस कहा जाता है। देखिए ये भी आपसे पूछ सकता है कि मिट्टी के निर्माण की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, तो इसको हम पीडोजेनेसिस बोलते हैं। इसको पीडोजेनेसिस कहा जाता है। पीडोजेनेसिस में क्या क्या शामिल होता है, आपका अपक्षय शामिल होता है, लीचिंग शामिल होता है और आपका कैल्सिफिकेशन आदि शामिल है। 3 इंपॉर्टेंट स्टेजेस होती हैं कहीं पर भी मिट्टी या सॉइल के बनने में। कौन कौन सी, अपक्षय, लीचिंग और कैल्सिफिकेशन। मिट्टी की विशेषताएं विभिन्न कारकों जैसे कि मूल रॉक सामग्री, आपकी किस प्रकार की चट्टानों से वो बन रही है। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर हम दक्षिण के पठार को देखें तो वहां पर बसाल्ट रॉक है। ठीक है, तो उसकी जो मूल रॉक सामग्री क्या होगी, वो बसाल्ट होगी। इसी के लीचिंग से, वेदरिंग से वो हमारी मिट्टी बनेगी। तो वहां पर आप देखेंगे हमें क्या मिलती है, काली मिट्टी देखने के लिए मिलती है। ठीक है, इसी तरह अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर हमें नदियों से लाई गई मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी वगैरह हमें मिलती है। उसका जो मेन रीजन है वो है इरोजन वगैरह। ठीक है, तो इस तरीके की जो मूल सामग्री आपकी होती है उसके आधार पर आपकी वहां पर किस तरीके की मिट्टी पाई जाएगी वो डिसाइड होता है। इसके अलावा वहां की जलवायु कैसी है, जैसे अगर हम समुद्र तटीय मैदानों की बात करें वहां पर जलवायु अलग है, अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें वहां पर अलग है। उत्तर प्रदेश में भी देखिए, पूर्वी उत्तर प्रदेश में थोड़ी अलग जलवायु है। अगर हम बुंदेलखंड वाली बात करें तो इसीलिए हमें अलग अलग फैक्टर्स के आधार पर मिट्टी के हमें अलग अलग टाइप्स देखने के लिए मिलते हैं। इसके अलावा ऊंचाई पर, ठीक है, जो उत्तराखंड वगैरह है, हमारा नॉर्थ ईस्ट है, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, यहाँ पर हाइट का फैक्टर है, तो वहां पर मिट्टी कैसे होती है। इसके अलावा ढलान, स्लोप कैसे हैं, प्राकृतिक वनस्पति, वहां पर आपका नेचुरल वेजिटेशन या वनस्पतियां कैसी मिलती हैं, इससे हमारे मिट्टी का जो निर्माण है वो प्रभावित होता है। और मिट्टी के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं, पेडोलॉजी सब्जेक्ट होता है, इसके अंतर्गत मिट्टी का अध्ययन किया जाता है। जैसे इकोलॉजी होता है, ऐसी पेडोलॉजी में आप मिट्टी का अध्ययन करते हो। और मिट्टी के निर्माण की प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, पेडोजेनेसिस। तो दोनों सेम सेम है, पीडोजेनेसिस और पेडोलॉजी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपसे सीधे सीधे पूछ सकता है। अब देखते हैं मिट्टी का निर्माण एक्चुअल में होता कैसे है। मैंने आपको 3 स्टेजेस बताई थी, कौन कौन सी, अपक्षय, लीचिंग और कैल्सिफिकेशन। तो देखते हैं, अपक्षय वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा चट्टानों को छोटे कणों के रूप में तोड़ा जाता है। जैसे मैंने आपको बताया, क्या, मान लीजिए आपके पास ये एक दक्षिण के पठार में आपकी बसाल्ट या लावा की बनी हुई चट्टान है, इसको जैसे छोटे छोटे कणों में जिस प्रक्रिया के द्वारा तोड़ा जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, अपक्षय, जो अंततः मिट्टी के निर्माण की ओर जाता है, जिसमें भूगर्भीय तलछट और कार्बनिक मलबे दोनों शामिल होते हैं। कठोर चट्टानों से 1 सेंटीमीटर मिट्टी बनने में लगभग 500 वर्ष का समय लगता है। देखिए, इसलिए मिट्टी बनने में टाइम या समय भी एक फैक्टर है। ऐसा नहीं है आज चट्टान टूटी कल मिट्टी बन जाएगी, तो ये एक लंबी प्रक्रिया है। लगभग आप समझ लीजिए एक बड़ी चट्टान से 1 सेंटीमीटर की लेयर की मिट्टी बनने में लगभग 500 वर्ष लगते हैं। पर्यावरणीय परिस्थितियों में चट्टानों के अपक्षय सहित भौतिक यानी फिजिकल, रासायनिक यानी केमिकल और जैविक कारकों यानी बायोलॉजिकल फैक्टर्स आपके
संयुक्त प्रक्रिया से मिट्टी का निर्माण होता है। यानी देखिए, जब मिट्टी बनती है तो कोई एक प्रक्रिया शामिल नहीं होती, उसमें कई सारी प्रक्रियाओं का एक कॉम्बिनेशन होता है। जैसे भौतिक प्रक्रियाएं आपकी चलती रहेंगी, रासायनिक या केमिकल प्रक्रियाएं आपकी चलती रहेंगी, और जो बायोलॉजिकल फैक्टर्स वहां पर होंगे वो भी उस पर प्रभाव डालते हैं। जैविक और अजैविक घटकों का मिश्रण, ये सभी मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं, जो पौधों या कृषि के विकास के लिए उपयुक्त है। आप सभी को पता है, भारत एक कृषि प्रधान देश है, और यहाँ पर भी हमें जो मिट्टी से संबंधित कुछ समस्याएं हैं वो देखने के लिए मिल रही हैं। जैसे उर्वरता उसकी कम हो रही है, क्योंकि हम केमिकल फर्टिलाइजर या रासायनिक उर्वरक बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं। वाटर लॉगिंग कंडीशंस, मतलब आप पानी जरूरत से ज्यादा दे देते हैं, इसलिए सरकार का आपने सुना होगा माइक्रो इरिगेशन, ठीक है, माइक्रो इरिगेशन जो पर ड्रॉप मोर क्रॉप है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, उसके अंतर्गत माइक्रो इरिगेशन ड्रिप सिंचाई प्रणाली आपने सुनी होगी। ठीक है, उसमें क्या होता है, पेड़ों की जड़ों पर हल्के हल्के बूंद बूंद करके आपका ड्रिप के रूप में, जैसे ग्लूकोज आपको चढ़ता है ड्रिप, ठीक है, उस तरह से मिट्टी की जड़ों में पानी दिया जाता है, जिससे वाटर लॉगिंग कंडीशंस नहीं होती और मिट्टी की उर्वरता बनी रहती है, उसकी नमी भी बनी रहती है। इसके बारे में भी बात करेंगे। अब देखते हैं आगे। जो मिट्टी की हमारी क्वालिटीज होती हैं, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग मिट्टी मिलती है, वो विभिन्न कारकों जैसे मूल रॉक सामग्री, जलवायु, ऊंचाई, ये मैंने आपको बता दिया, इससे प्रभावित होती है। अब इनके बारे में हम पूरा डिटेल में देखते हैं एक्चुअल में क्या क्या है। जैसे मूल सामग्री, कुछ मिट्टी सीधे अंतर्निहित चट्टानों से बनती है, जैसे मैंने आपको बसाल्टिक रॉक वाली बताई या लावा चट्टानें जो बताई थी। इन अवशिष्ट मिट्टी में मूल चट्टानों के समान सामान्य रसायन होते हैं। वह पदार्थ जिसमें मृदा का निर्माण होता है जनक पदार्थ कहलाता है, इसको बोलते हैं इंग्लिश में पेरेंट मटेरियल। ठीक है, जिस मूल आपके चट्टान से मिट्टी का निर्माण होगा उसको बोला जाएगा पेरेंट मटेरियल। अभी आपको नीचे दिखा दूंगा। उसके अलावा फिर जो वहां पर जीव जंतु पाए जाते हैं, जीव में पौधे, वहां पर कैसे पौधे हैं, जानवर, सूक्ष्म जीव या कवक, ये इसमें शामिल होते हैं। फिर आपकी जलवायु, वहां का क्लाइमेट कैसा है। मिट्टी का निर्माण गर्मी और नमी को तरजीह देता है। यदि जलवायु शुष्क यानी ड्राई और ठंडी है तो मिट्टी के निर्माण की दर कम हो जाती है। जैसे ऊंचाई वाले इलाकों में जो सॉइल का फॉर्मेशन रेट है वो बहुत हल्का होता है, एज कंपेयर टू जहां पर गर्मी है और नमी बहुत ज्यादा है। उसके अलावा टोपोग्राफी, या इसको बोलते हैं हिंदी में स्थलाकृति, प्राप्त वर्षा के आकार और मात्रा को ध्यान में इसमें रखा जाता है कि उस क्षेत्र में कितनी वर्षा होती है, इस चीज के बारे में इसमें देखा जाता है। इसके बाद समय, तो टाइम मैंने आपको बताया कि आप देख लीजिए 1 सेंटीमीटर की लेयर बनने में लगभग आपको 500 साल का समय लगता है, तो समय भी एक इसमें फैक्टर है। मिट्टी के बनने में लगने वाला समय मिट्टी की गुणवत्ता को प्रभावित करता है। ठीक है, नीचे मैंने डायग्राम डाला हुआ है, आप देख सकते हो क्या क्या फैक्टर हैं। क्लाइमेट है आपका, जलवायु है, टोपोग्राफी स्थलाकृति है, पेरेंट मटेरियल मूल रॉक सामग्री है, वहां पर कैसे जीव जंतु पाए जाते हैं वो इसमें शामिल है, और टाइम समय इसमें फैक्टर है। तो ये आप रिवाइज कर सकते हैं। आगे देखते हैं। अब मिट्टी का देखिए प्रोफाइल क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे। देखिए प्रोफाइल में आपको बताऊं, मान लीजिए जैसे एक ये केक है, आपने केक वगैरह देखा होगा, तो जब हम बर्थडे में इसका एक स्लाइस निकालते हैं तो उस स्लाइस को ही अगर मैं ऐसे खड़ा कर दूं तो उसमें अलग अलग आपको बैंड दिखाई देते हैं, तो इसको ही हम मिट्टी का प्रोफाइल बोलते हैं। मतलब अगर आप मिट्टी का एक टुकड़ा निकालें तो उसमें आपको अलग अलग लेयर्स दिखाई देंगी, जिसे हम मिट्टी का प्रोफाइल बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें देखते हैं। यह मिट्टी का एक ऊर्ध्वाधर अनुप्रस्थ काट है, जो मैंने आपको बता दिया, जो सतह के समानांतर परतों से बना है, जो इसमें अलग अलग बैंड्स या लेयर होती है। मिट्टी की प्रत्येक परत एक अलग बनावट की होती है और इसे क्षितिज या हॉरिजन कहा जाता है। ठीक है, इंग्लिश में इसको लिखते हैं सॉइल हॉरिजन। ठीक है, ए बी सी करके ऐसे डिवाइड किया जाता है, मैं आपको दिखा देता हूं, अभी समझ में आ जाएगा। क्षितिज ए जो सबसे आपकी टॉप सॉइल होती है, सबसे ऊपर की मिट्टी होती है इसमें, इस पूरे बैंड में। मैं आपको नीचे दिखा देता हूं, पहले आप ये देख लीजिए। ये देखिए टॉप सॉइल, ये वाली जो लेयर की बात यहाँ पर हो रही है, ठीक है, टॉप सॉइल प्रोफाइल ए इसको इन्होंने बोला है। आपको दिखा देता हूं, यह सबसे ऊपरी परत है जहां कार्बनिक पदार्थ, खनिज पदार्थ यानी मिनरल्स, पोषक तत्वों और पानी से घिरे होते हैं। पौधों की वृद्धि के लिए ये आवश्यक तत्व है। क्षितिज भी यानी इसके नीचे, इसको बोलते हैं हम सब सॉइल। जो सबसे टॉप मोस्ट सॉइल के नीचे वाली सॉइल होती है उसको बोला जाता है अवमृदा। इस क्षेत्र में खनिजों की मात्रा अधिक है और ह्यूमस कम मात्रा में मौजूद है। देखिए ह्यूमस क्या होता है, बेसिकली जो मान लीजिए आपका कोई पेड़ है, तो पेड़ों की पत्तियां जो नीचे गिरती रहती हैं और वो जो सूख कर मिट्टी में ही मिल जाती हैं, तो उसको हम ह्यूमस बोलते हैं। तो देखिए सीधी सी बात है, जब पौधे जमीन पर उगते हैं तो वहां पर ह्यूमस की मात्रा ज्यादा होगी, यानी टॉप सॉइल में ह्यूमस की मात्रा ज्यादा होगी एज कंपेयर टू नीचे वाली लेयर्स। ठीक है, ऊपर और नीचे दोनों परतों में सामग्री इसमें शामिल होती है। यानी इसका कहने का क्या मतलब है, जो सब सॉइल वाला रीजन है आपका ये वाला, ठीक है, इसमें इस वाले की मटेरियल भी आपको इस वाले जोन में मिलेगा टॉप सॉइल का, और नीचे वाले का मटेरियल भी आपको इसमें मिलेगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो सब सॉइल होती है उसमें नीचे वाली मटेरियल भी शामिल होते हैं और ऊपर वाले मटेरियल भी इसमें शामिल होते हैं।
अब आता है सबसे लास्ट क्षितिजी अपक्षयित और विघटित चट्टान, जो सबसे पहली स्टेज आपकी होती है, जो मैंने आपको बताया था पेरेंट रॉक मटेरियल या मूल सामग्री जिससे चट्टान बनती है, वो सबसे नीचे आपकी लेयर होती है बेड रॉक या पेरेंट मटेरियल मूल सामग्री। ठीक है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। ढीली मूल चट्टान सामग्री शामिल है इसमें, और यह मिट्टी के निर्माण का पहला चरण है यानी फर्स्ट फेज है। देखिए इसके बाद ही आपका मिट्टी का जो पूरा फॉर्मेशन है वो प्रोफाइल बनना शुरू होता है। तो आप डायग्राम देख के समझ सकते हैं, काफी अच्छा है। अब देखिए मेन जो है मैं आपको बता चुका हूँ, मिट्टी के टाइप्स पढ़ने का यहाँ पर कोई मतलब नहीं है, आप उससे पढ़ लीजिएगा, परीक्षा वाणी का मैं आपको स्कैन दे दूंगा, वहां से आप पढ़ सकते हो। अब देखते हैं उत्तर प्रदेश या इवन पूरे भारत में ही अगर बात करें तो मिट्टी की कुछ समस्याएं हैं, और वही आपका जो मेन टॉपिक है आपका सॉइल कंजर्वेशन, यानी मिट्टी का संरक्षण आप कैसे कर सकते हैं। देखिए टॉपिक इसीलिए दिया गया है, अगर संरक्षण का टॉपिक दिया गया है मतलब कहीं ना कहीं कुछ मिट्टी में खराबी आ रही है, जिसकी वजह से कृषि उत्पादकता पर सीधा सीधा फर्क पड़ रहा है। और उत्तर प्रदेश जैसा राज्य जहां पर किसानों की संख्या बहुत ज्यादा है, और वो भी छोटे और मझले किसान यहाँ पर बहुत ज्यादा है। ठीक है, आपका एक तरह से कह सकते हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम की भूमि रहती है, उन किसानों की संख्या उत्तर प्रदेश में 80% से भी ज्यादा है। तो उनके लिए काफी न, अगर आपकी मिट्टी की उर्वरता कम हो रही है तो उनके लिए एक बहुत बड़ी समस्या का विषय ये बन जाता है। तो अब इसके बारे में बात करते हैं कि उनको क्या क्या समस्याएं फेस करनी पड़ रही हैं। पहला, मिट्टी एक बहुमूल्य संसाधन है जिसे लाखों वर्षों की जटिल प्रक्रिया के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। विभिन्न मानव शास्त्रीय और प्राकृतिक गतिविधियों के कारण मिट्टी का क्षरण हो सकता है। मिट्टी की कुछ सामान्य समस्याएं नीचे दी गई हैं, आप देखना शुरू करते हैं। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, देखिए मृदा अपरदन, इसको इंग्लिश में बोला जाता है सॉइल इरोजन। यह हवा और पानी जैसे विभिन्न कारकों के कारण मिट्टी की उपजाऊ ऊपरी परत को हटाने की एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। यानी ये दोनों तरीके से हो सकती है, हवा से भी और पानी से भी। मानव शास्त्रीय कारकों के कारण यानी जो ह्यूमन एक्टिविटीज है उसके कारण मृदा अपरदन की समस्या बढ़ जाती है। उत्तर प्रदेश पानी के साथ साथ हवाओं के गंभीर क्षरण से प्रभावित है। यमुना चंबल घाटी के अंतर्गत उत्तर प्रदेश का पश्चिमी भाग अवनाल कटाव से, या इसको आप अवनालिका अपरदन भी बोलते हैं, ठीक है, इससे प्रभावित है, जहां बहते पानी की क्रिया द्वारा भूमि के विशाल भूभाग में बड़ी बड़ी नालियां या नाले बन गए हैं, जिसको आप बीहड़ बोलते हो। ठीक है, ऐसी भूमि को खड्ड कहा जाता है। इटावा, आगरा, जालौन जिलों में बंजर भूमि के विशाल भूभाग आपके पाए जाते हैं। दूसरा देखते हैं क्या है, जल जमाव यानी वाटर लॉगिंग। ठीक है, देखिए वाटर लॉगिंग का मतलब क्या है, अगर आपके खेत में आप जरूरत से ज्यादा पानी देंगे, ठीक है, तो भी कहीं ना कहीं जो सॉइल है उसकी कंडीशन खराब होती है। ये आपका तराई क्षेत्र होगा, सॉरी, तेराई क्षेत्र और अच्छी तरह से विकसित नहर नेटवर्क वाले क्षेत्रों में जल जमाव प्रचलित है, क्योंकि देखिए जब आपको पानी आसानी से मिल जाता है, जहां पर ट्यूबवेल से पानी निकाला जाता है या फिर आपका नहर से पानी पहुंचाया जाता है, वहां पर आपको इजीली पानी मिल जाता है, तो उसका मिसयूज भी बहुत होता है। ठीक है, इसीलिए इसी वजह से वो लोग जरूरत से ज्यादा पानी खेतों में देने लगते हैं। नहरों से जल निकासी की कमी और जल निकासी बेसिन के बिस्तर में या बेड में खेती जल जमाव के मुख्य कारण है। गंगा के मैदानी क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा जल जमाव के लिए आपका अति संवेदनशील है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी देखिए नहरों से भी हमारे यहाँ सिंचाई होती है। तो जो हमारा गंगा का मैदान है जिसमें उत्तर प्रदेश का भी हिस्सा आता है, वो काफी महत्वपूर्ण वाटर लॉगिंग कंडीशन के लिए यहाँ पर है। मिट्टी की उर्वरता में कमी, अब यानी हमारी जो फर्टिलिटी है सॉइल की, उसमें भी कमी आ रही है। जो सबसे बड़ा कारण मैं आपको बता चुका हूँ, रासायनिक उर्वरक वगैरह बहुत ज्यादा यूज करने लगे हैं हम। उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में मिट्टी की उर्वरता में कमी आई है। यह लगातार बहुफसलीय और अवैज्ञानिक फसल चक्रण होने के कारण होता है। यानी आप देखिए मोनोक्रॉपिंग मतलब आप क्या करते हो, एक ही फसल में हार्डली 1 या 2 फसल आप उगाते हो एक बार में, उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं मिट्टी की उर्वरता कम होती है। इसलिए सरकार ने, देखिए आपने सुना होगा क्रॉप रोटेशन या फसल विविधीकरण की बात बहुत ज्यादा की जाती है। इंटरक्रॉपिंग, मिक्स क्रॉपिंग अभी नीचे बताऊंगा, वो इसी कारण से है, क्योंकि अगर आप एक ही फसल बार बार एक खेत में उगाएंगे या हार्डली 2 फसल उगाएंगे तो उससे भी कहीं ना कहीं मिट्टी की उर्वरता में हमें नकारात्मक रूप से उसको प्रभावित करती है। घटती उर्वरता के कारण प्रति इकाई उर्वरकों की आवश्यकता अधिक होती है। देखिए जब आपके सॉइल की प्रोडक्टिविटी घट रही है, आप एक चीज समझिए, तो आपको मान लीजिए 1 हेक्टेयर में यानी पर हेक्टेयर में आपको ज्यादा फर्टिलाइजर या उर्वरक डालने पड़ेंगे, जिससे आपकी कॉस्ट भी बढ़ जाती है। ठीक है, क्योंकि देखिए सरकार वैसे तो सब्सिडाइज्ड रेट पे आपको प्रोवाइड कराती है फर्टिलाइजर, लेकिन फिर भी आपके कहीं ना कहीं ये जेब के ऊपर भी हमारे किसानों के इम्पैक्ट डालता है। उर्वरता बनाए रखने के लिए 2 पोषक तत्वों या गहन फसलों के बीच में दलहनी फसल का उपयोग करना बेहतर होता है। ये इसको बोलते हैं हम मिक्स्ड क्रॉपिंग या इंटर क्रॉपिंग।
ठीक है, यानी किसी एक फसल के साथ आप दूसरी फसल उगाइए। जैसे मान लीजिए 2 पोषक तत्वों या 2 न्यूट्रिएंट वाली खाने वाली क्रॉप है, इसके बीच में आप एक दाल की फसल उगा सकते हैं साथ साथ। इससे मिट्टी की उर्वरता में भी कहीं ना कहीं सुधार होता है और कहीं ना कहीं आपके जो किसानों को है इसके अच्छे पैसे भी मिलते हैं और उसको कहीं ना कहीं उनका आर्थिक रूप से विकास भी होता है। अगला देखते हैं, लवणीय और क्षारीय मिट्टी। देखिए ये भी काफी एक बड़ी समस्या हमारे यहाँ होती जा रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के खादर क्षेत्र में लवणीय और क्षारीय मिट्टी प्रचलित है। ऐसी मिट्टी को स्थानीय रूप से रेह, खुल्लर, ऊसर आदि के रूप में जाना जाता है। देखिए ये आपको जितने भी लोकल नेम्स दिख रहे हैं ये मेरे आपको उस पीडीएफ में मिल जाएंगे, आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा। आप उससे सारे सॉइल के टाइप्स उत्तर प्रदेश की खासतौर से पढ़ सकते हैं। ये मिट्टी सूखे क्षेत्रों में पाई जाती है और अत्यधिक सिंचाई का परिणाम है। मैंने आपको बोला था अत्यधिक सिंचाई, जब आप जरूरत से ज्यादा सिंचाई करोगे, सिर्फ इसी वजह से सरकार ने माइक्रो इरिगेशन यानी ड्रिप सिंचाई प्रणाली वगैरह या स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली सरकार ने लागू की है। जल स्तर में वृद्धि के लिए ऐसी परिस्थितियों में पानी में घुले हुए लवण केशिका क्रिया के कारण सतह पर आ जाते हैं और मिट्टी की ऊपरी सतह पर सफेद धब्बे बन जाते हैं। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल लगभग 12,95,000 आपका हेक्टेयर है, जिसमें लवणीय एवं क्षारीय भूमि अलीगढ़, मैनपुरी, इटावा, कानपुर, उन्नाव, रायबरेली एवं लखनऊ में क्षारीय एवं लवणीय भूमि आपकी पाई जाती है। तो इन जिलों में आपकी स्पेशली समस्या पाई जाती है। जिप्सम और गाय के गोबर का उपयोग लवणीय और क्षारीय भूमि के उपचार के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर स्पेशली जिप्सम की ज्यादा आवश्यकता आपको होती है। अगर आपकी मिट्टी लवणीय और क्षारीय है तो क्या मिलाओगे आप, जिप्सम और गाय का गोबर। तो इससे कहीं ना कहीं कंडीशन थोड़ी सी इंप्रूव हो जाती है। लेकिन देखिए वही मैं आपसे कह रहा हूँ, अत्यधिक सिंचाई के लिए सरकार ने माइक्रो इरिगेशन या हम कह सकते हैं जो ड्रिप सिंचाई प्रणाली है वो लाई है। अब देखते हैं मृदा संरक्षण की विधियां क्या क्या है, कैसे आप सॉइल को कंजर्व कर सकते हो। मृदा एक मूल्यवान संसाधन होने के कारण मृदा संरक्षण एक आवश्यकता है। पहला, मृदा संरक्षण के लिए विधियों का उपयोग किया जा सकता है। कौन कौन सी? पहला है आपका वृक्षारोपण और वृक्षों की कटाई पर प्रतिबंध। ठीक है, कहीं ना कहीं जो पौधों की जड़ें होती हैं वो मिट्टी को एक तरह से बांध कर रखती हैं और पहाड़ों पर अगर आप देखेंगे मिट्टी के कटा सिर्फ जो वनों के कटने के कारण ही मिट्टी वहां पर ढीली हो जाती है और इसलिए पहाड़ों पर आजकल लैंडस्लाइड वगैरह की समस्याएं आपको काफी देखने के लिए मिल रही हैं। इसके अलावा खड्ड और बंजर भूमि का पुनरुद्धार करना, जो हमने ऊपर पढ़ा था अब नालिका अपर्दन वाली टॉपिक में। लवणीय और क्षारीय भूमि का सुधार या लंबी पड़ती भूमि का पुनरुद्धार, ये भी हमारा एक इसमें हम कर सकते हैं। बाढ़ की रोकथाम, देखिए बाढ़ भी कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के कई जिले बाढ़ से प्रभावित रहते हैं क्योंकि हमारे यहाँ मानसून के टाइम में काफी बारिश होती है। तो उसकी रोकथाम आप कैसे कर सकते हो? पानी के रिसाव को रोकने के लिए नहरों की लाइनिंग, जो नहरें हैं उसकी लाइनिंग को सही करना ताकि पानी का लीकेज वहां से आसपास के खेतों में ना हो और हर समय वहां पर पानी भरा ना रहे, जिससे मैं आपको बता चुका हूँ जल जमाव की समस्या के कारण मिट्टी की उर्वरता भी प्रभावित होती है। शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में वायु रोधक का निर्माण, क्योंकि हवा और पानी मैंने आपको बताया दोनों से ही अपर्दन की समस्या हमारे यहाँ होती है, तो वायु रोधकों का निर्माण करना। फसलों का वैज्ञानिक चक्रण, ठीक है, एक ही टाइप की फसलें आप अपनी खेत में ना उगाएं, इसको बोलते हैं हम साइंटिफिक क्रॉप रोटेशन। ठीक है, फसलों का वैज्ञानिक चक्रण आपको करना चाहिए। जैसे दो खाद्य फसलों के बीच में एक आप दलहन की फसल उगा सकते हो। रासायनिक उर्वरकों का कम उपयोग यानी केमिकल फर्टिलाइजर का कम उपयोग और जैविक खाद के उपयोग को बढ़ावा देना यानी ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देना। ठीक है, इससे भी आपकी कहीं ना कहीं जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो बढ़ती है। तो ये सब कार्य आप इसमें कर सकते हो। तो अगर आपसे ऑप्शन में इन सबको दे तो इनको प्लीज ढंग से पढ़िएगा। अब बात करते हैं मृदा नमी संरक्षण, यानी मिट्टी की जो नमी है उसको हम संरक्षित करने के लिए क्या क्या उपाय कर सकते हैं और क्या क्या इसके कारण समस्याएं होती हैं। मिट्टी की नमी संरक्षण का मुख्य उद्देश्य वाष्पीकरण यानी मिट्टी से सीधे पानी की जो हानि होती है और वाष्पोत्सर्जन यानी पौधों के माध्यम से होने वाली पानी की कमी या संयुक्त रूप से वाष्पीकरण के माध्यम से मिट्टी से खोए पानी की मात्रा को कम करना है। यानी इन दो, या तो खाली वाष्पीकरण से हो या वाष्पोत्सर्जन से हो या इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हो। इससे हमारे पानी का लॉस मिट्टी की नहीं होना चाहिए और जो पानी मिट्टी में मॉइस्चर है वो कहीं ना कहीं एक लेवल से नीचे ना जाए। कृषि उत्पादन के लिए आवश्यक पानी को बनाए रखने के लिए मिट्टी की नमी को बनाए रखना महत्वपूर्ण है और फसलों की सिंचाई की जरूरतों को कम करने में भी ये मदद करता है। क्योंकि देखिए अगर आपकी मिट्टी नम रहेगी तो आपको जो सिंचाई है उसमें अगर मान लीजिए आपको 10 लीटर पानी चाहिए तो अब आपको 8 लीटर पानी चाहिए होगा। तो कहीं ना कहीं सिंचाई की जरूरतों को भी ये, अगर मिट्टी में आपके नेचुरल मॉइस्चर है तो वो उसकी जरूरत को भी कम करता है।
यह उन क्षेत्रों में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है जहां वर्षा जल और या सिंचाई के लिए भूजल संसाधन आपके दुर्लभ है, जहां पर वाटर लेवल आपका बहुत नीचे है, जहां पर कुओं की व्यवस्था नहीं है, जहां पर सिंचाई की व्यवस्था नहीं है, जैसे बुंदेलखंड वाला क्षेत्र है वहां पर ये काफी इंपॉर्टेंट आपका हो जाता है। या जलवायु परिवर्तन या अन्य कारणों से कम हो रहे हैं। हम सभी को पता है क्लाइमेट चेंज के कारण, जलवायु चेंज के कारण जो वाटर लेवल है वो नीचे जा रहा है और मिट्टी की जो तापमान बढ़ रहा है उसकी वजह से मिट्टी की नमी में भी परिवर्तन आ रहा है। तो ये हमारा मृदा संरक्षण इसलिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। मृदा नमी संरक्षण तकनीकों का कार्यान्वयन यानी हम कैसे कैसे कर सकते हैं। मिट्टी की नमी को संरक्षित करने के लिए कई तरह के तरीके इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इसमें से अधिकांश मिट्टी की नमी संरक्षण तकनीक अपेक्षाकृत कम लागत और जटिलता वाले दृष्टिकोण है। ये मैं आपको एक तरह से इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इंडिया में आपको पता है बहुत ज्यादा महंगी व्यवस्थाएं आप नहीं ला सकते, क्योंकि यहाँ पर जो किसान है काफी गरीब है। तो यहाँ पर सिंपल आपको टेक्निक्स चाहिए और अपेक्षाकृत जिनकी लागत कम हो वैसे आपको यहाँ पर दृष्टिकोण चाहिए, जो मुख्य रूप से आवश्यक सामग्रियों की उपस्थिति और स्थानीय स्तर पर तकनीकी क्षमता पर निर्भर करते हैं। जो आपको लोकल लेवल पर टेक्नोलॉजीज मिल जाए या स्थानीय स्तर पर जो सामग्री मिल जाए उस पर निर्भर करें। वाष्पीकरण को कम करने और गर्मी और सूरज के सीधे मिट्टी से के संपर्क को कम करने के लिए कई विधियां मिट्टी के लिए किसी प्रकार का कवर प्रदान करने के लिए हम बेसिकली यूज करते हैं। आमतौर पर मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार और संरक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली अधिकांश विधियों से या अधिकांश मिट्टी की नमी को इससे संरक्षण का लाभ भी मिलता है। अब देखते हैं नीचे, अतिरिक्त मिट्टी की नमी के नुकसान को कम करने के तरीकों के उदाहरणों में निम्नलिखित शामिल है। तो किस किस तरीके से हम मिट्टी की नमी जो है उसको कम होने से रोक सकते हैं। पहला, मिट्टी के ऊपर खाद आपका डालना या फिर ऊपर खाद उसके पूरा फैला देना। तो आप एक चीज समझिए, तो हमारे घर में नॉर्मल भी अगर आपने गमलों में पेड़ वगैरह लगाए होंगे तो हम उसमें इस चीज को करते हैं, ठीक है। इस तरीके का कुछ दिखाई देता है। यह वाष्पोत्सर्जन को कम करता है पहला, और अपघटन की प्रक्रियाओं के माध्यम से मिट्टी को बहुमूल्य पोषक तत्व भी प्रदान करता है। आप जो खाद वगैरह डालते हैं अपघटन के माध्यम से वो कहीं ना कहीं मिट्टी में घुल जाते हैं और कहीं ना कहीं उसकी फर्टिलिटी या उर्वरता को बढ़ाते हैं। तो पहला यही का रीजन है। दूसरा एक होता है देखिए मल्चिंग, ये काफी इंपॉर्टेंट है। मल्च कार्बनिक या अकार्बनिक भी हो सकता है। सामग्री की एक परत है जो पौधों के जड़ के क्षेत्र पर रखी जाती है। मल्च सामग्री के उदाहरण में पुआल, लकड़ी के चिप्स, पीट आदि शामिल है। मैं नीचे दिखा देता हूं, देखिए इस तरीके से इसकी जो नमी है इसको रोकने के लिए, ताकि ये जो सूरज है इसके डायरेक्ट संपर्क में ये ना आए और पौधे जो है वो हरे भरे आपके बने रहें और इनकी ग्रोथ भी अच्छी रहे। तो ये पुआल, यहाँ पर पुआल का एग्जाम्पल है, मैंने एग्जाम्पल दे रखा है आपको, ऊपर आप देख सकते हो पुआल। तो पौधों की जड़ों के क्षेत्र पर ये रख दिए जाते हैं। इसको ही, इस प्रक्रिया को भी हम मल्चिंग बोलते हैं। प्लास्टिक शीटिंग के रूप में अकार्बनिक मल्च का प्रयोग भी किया जाता है। देखिए कभी कभी क्या होगा, इस तरीके से मान लीजिए आपके पौधे लगे हुए हैं तो इसके ऊपर एक प्लास्टिक की शीट बिछा दी जाएगी और यहाँ पर उसमें इस तरीके से छेद रहते हैं, ठीक है। तो अकार्बनिक हुआ वो, तो इसको प्लास्टिक शीट के रूप में हम इसका प्रयोग भी मल्चिंग के लिए कर सकते हैं। मल्चिंग कम से मध्यम वर्षा वाले क्षेत्रों के लिए सबसे उपयुक्त है और बहुत गीली स्थितियों वाले क्षेत्र के लिए कम अनुकूल है, ठीक है। तो ये आप देख लीजिए, अगर आपसे यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि मल्चिंग अगर आपको सॉइल कंजर्वेशन के लिए या मिट्टी की नमी को कम करने के लिए बचानी है तो उसके लिए कहां पर ये अनुकूल है। तो ये जहां पर मीडियम वर्षा होती है और एक तरह से बहुत गीली मिट्टी वाली जहां पर जगह होगी वहां पर ये अनुकूल नहीं होगी। अगला देखते हैं, संरक्षण जुताई या कंजर्वेशन टिलिंग, ठीक है। जुताई कम करना या चरम मामलों में स्वस्थ मिट्टी के जैविक स्तर को बनाए रखने के लिए जुताई को पूरी तरह से समाप्त करना, इसको आपने सुना हुआ एक टर्म आता है जीरो टिलेज। मैं नीचे दिखा समझा दूंगा अभी आपको, जिससे पानी को अवशोषित करने और बनाए रखने के लिए मिट्टी की क्षमता बढ़ जाती है। संरक्षण जुताई एक विशिष्ट प्रकार का दृष्टिकोण है जहां वाष्पीकरण को कम करने और मिट्टी की सतह को हवा, धूप, भारी बारिश के प्रभावों से बचाने के लिए फसल अवशेषों को मिट्टी पर जस का तस छोड़ दिया जाता है, जिससे वो डायरेक्ट इसके इंपैक्ट में आने से बच जाते हैं, ठीक है। अगर आप बात करें कन्वेंशनल टिलेज, मतलब जो हम ट्रैक्टर वगैरह से नॉर्मल करते हैं उसमें हम पूरी मिट्टी को देखिए काफी गहरे स्तर तक खोद देते हैं, तो उसमें देखिए केवल 15% जो रेसिड्यू होता है वो जमीन पर रह जाता है। अगर आप बात करें कंजर्वेशन की, जिसमें हम थोड़ा कम लेवल तक खोदते हैं, वहां पर आपका 30% तक जो रेसिड्यू है वो सॉइल सरफेस पर रहता है। लेकिन अगर आप जीरो टिलेज की बात करें, ठीक है, जिसमें जमीन को बिना ज्यादा गहरा खोदे ही करा जाता है, तो वहां पर आपका जो सॉइल मॉइस्चर है वो काफी अच्छे लेवल तक आपकी बच जाती है, मिट्टी में नमी काफी अच्छे लेवल तक बनी रहती है। अब बात करते हैं जो जीरो टिल फार्मिंग है, जीरो
जो मैंने आपको बताया जीरो टिलेज, जहां पर आप जमीन को बिल्कुल ज्यादा गहरा नहीं खोदते, उसके क्या क्या देखिए फायदे हैं। बेटर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, यानी सॉइल की जो पानी को होल्ड करने की क्षमता है वो काफी इससे बढ़ जाती है। इसके अलावा जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है मिट्टी से निकलने वाली, उसकी मात्रा को भी ये कंट्रोल करता है। तो जीरो टिलेज बहुत अच्छी टेक्निक है। इसके अलावा लेस सॉइल इरोजन, यानी मृदा का अपरदन भी ये कम करता है। लेस नीड फॉर फॉसिल फ्यूल पावर्ड मशीनरी, देखिए जब आप मिट्टी को बहुत गहरा आपको नहीं खोदना तो आपको बहुत बड़े ट्रैक्टर वगैरह या फार्म में जो मशीन आप यूज करते हो वो आपको नहीं चाहिए, तो कहीं ना कहीं किसानों की कॉस्ट भी ये बचाता है। और ओवरऑल क्या करता है, ये सॉइल की हेल्थ को इंप्रूव करता है। बेटर वाटर क्वालिटी ड्यू टू डिक्रीज्ड सेडिमेंट रन ऑफ, देखिए अगर मान लीजिए आप खेत को बहुत गहरा खोद देते हो तो अगर मान लीजिए बारिश आ जाए तो वो पानी बहता हुआ आसपास की वाटर बॉडीज में चला जाता है, जिसकी वजह से उन वाटर बॉडीज में पॉल्यूशन होता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता, क्योंकि आप मिट्टी को ज्यादा गहरा नहीं खोदते, तो वर्षा भी आने पर ये इतना इसमें रन ऑफ नहीं होता, यानी इतना ज्यादा पानी बहकर, गंदा पानी बहकर आसपास की वाटर बॉडीज में नहीं जाता। तो कहीं ना कहीं वाटर क्वालिटी भी इससे अच्छी होती है, तो काफी इंपॉर्टेंट ये आपके लिए है। जीरो टिलेज से देखिए शायद क्वेश्चन बन सकता है, जीरो टिलेज फार्मिंग बहुत ज्यादा न्यूज में रहती है और फसल विविधीकरण भी बहुत ज्यादा न्यूज में रहता है। अगला देखते हैं क्या है, फसल चक्र। देखिए जो मैं आपसे कह रहा था, एक साथ आपको कई फसलें उगानी चाहिए। हर मौसम में विभिन्न प्रकार की फसलें उगाने से मिट्टी की संरचना और इस प्रकार जल धारण क्षमता में सुधार होता है। उदाहरणों में गहरी जल वाली और उथली जड़ वाली फसलें शामिल हैं, जो पहले अप्रयुक्त मिट्टी की नमी का उपयोग करती हैं, क्योंकि पौधे मिट्टी के भीतर विभिन्न गहराई स्तरों से पानी खींचते हैं। फसल के रोटेशन से मिट्टी की उर्वरता में भी सुधार हो सकता है और कीटों और बीमारियों को नियंत्रित करने में भी हमें इससे मदद मिलती है। अब बात करते हैं हरी खाद या ग्रीन खाद की। बेहतर कार्बनिक पदार्थ और पोषक तत्वों के लिए मिट्टी में जोड़ने के एकमात्र उद्देश्य से पौधों की सामग्री को उगाना। देखिए इसका क्या मतलब होता है, सिर्फ मिट्टी की सॉइल फर्टिलिटी के लिए आप किसी फसल को अगर उगाते हैं, मान लीजिए कोई पेड़ आपने लगा दिया, उसका कोई कमर्शियल वैल्यू नहीं है, वो सिर्फ आपने इसलिए एक क्षेत्र में उगाई है ताकि वहां की जो मिट्टी की उर्वरता है उसको ये बनाए रखे, तो उसको ये हम ग्रीन खाद या हरी खाद बोलते हैं। मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार से जल धारण क्षमता में भी सुधार होता है, तो कहीं ना कहीं हरी खाद से आपके मिट्टी की गुणवत्ता बढ़ती है और उससे उसकी जो जल धारण क्षमता है उसमें भी सुधार होता है। अब देखते हैं अगला, गहरी जुताई। कुछ क्षेत्रों में ये काफी इंपॉर्टेंट है। कुछ क्षेत्रों और मिट्टी के लिए अनुकूल गहरी जुताई मिट्टी की जल अवशोषण क्षमता को बढ़ाने के लिए सरंध्रता और पारगम्यता को बढ़ाने में मदद कर सकती है। लेकिन देखिए गहरी जुताई अब ये इतना नहीं माना जाता, कुछ क्षेत्रों में अनुकूल हो सकती है, लेकिन मोस्टली अब जीरो टिलेज उस पर आप फोकस कीजिएगा। जीरो टिलेज या कम गहरी जुताई वाली जो टेक्निक है उसको ज्यादा उपाय हम कह सकते हैं उपयोग किया जाता है। अब आता है मिश्रित फसल और अंतर रोपण। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं मिक्स क्रॉपिंग, इसको बोलते हैं इंटर क्रॉपिंग। तो इसमें देखिए एक डिफरेंस है, यही आपसे देखिए पूछ सकता है। अलग अलग रोपण समय और विकास अवधि की अलग अलग अवधि के साथ फसलों के संयोजन की खेती करना। देखिए क्या होता है, जब हम अपने अगर खेत देखेंगे तो हमारी खेत में इस तरीके की मेड़ बनी रहती है, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या होगा, मिक्स क्रॉपिंग में, मिक्स क्रॉपिंग में आप एक साथ उगाओगे। मान लीजिए दो पेड़ आपने धनिये के लगाया, एक आपने मूली का लगा दिया, फिर दो धनिये के लगाए, एक मूली का, फिर एक मूली का, दो धनिये के, इस तरीके से आप मिक्स्ड लगाते हो। लेकिन इसमें क्या करते हो आप इंटर क्रॉपिंग में, ठीक है, यहाँ पर आप मिक्स क्रॉपिंग देख सकते हो, सब दो आपने ये लगाए, फिर एक हरा पेड़, फिर एक ब्राउन एक हरा, इसलिए यहाँ पर मिक्स चलता है। लेकिन जो इंटर क्रॉपिंग होती है, इंटर मतलब दो के बीच में, इसमें क्या चलेगा, यहाँ पर मान लीजिए आपने कोई फूड क्रॉप लगाई, यहाँ पर भी फूड क्रॉप, यहाँ पर भी फूड क्रॉप, लेकिन जो बीच में इसका खाली क्षेत्र रहता है, यहाँ पर आप दूसरी क्रॉप लगाओगे या दूसरी फसल उगाओगे, इसको बोलते हैं इंटर क्रॉपिंग। इसमें मेड़ों पर ही सब कॉम्बिनेशन मिक्स करके लगाई जाती है, और इसमें इंटर क्रॉपिंग में एक लाइन उसकी होगी एक, और नीचे मेड़ पर पूरी लाइन दूसरी क्रॉप की होगी। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, एक पूरी लाइन में ये वाली फसल है और एक पूरी लाइन में फिर यहाँ पर फूल गोभी आपकी उगाई गई, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं अंतरोपण। ये भी कहीं ना कहीं मिट्टी की नमी को संरक्षित करने में मदद करती है। अब आती है बात कॉन्टूर जुताई की। ऊपर और नीचे की ढलानों के बजाय समोच्च के साथ मिट्टी की जुताई करने से अपवाह का वेग कम हो जाता है, जहां तक कि बाधाएं भी पैदा होती हैं और मिट्टी में अधिक पानी बनाए रखा जाता है और फसल की भूमि में अधिक समान रूप से आपका ये एक तरह से वितरित किया जाता है। इस तरीके से देखिए कॉन्टूर फार्मिंग आपकी होती है, जिससे देखिए पानी एक साथ नीचे नहीं बहेगा आपका, ठीक है, थोड़ी देर यहाँ रुकेगा, तब तक मिट्टी उसे अवशोषित करती है, फिर आपका यहाँ पर आएगा, थोड़ा सा मिट्टी और अवशोषित करेगी, फिर जाएगा। तो इस तरीके से अगर बारिश होती है तो पूरी मिट्टी एक साथ बहती नहीं है, तो धीरे धीरे पानी अवशोषित होता चला जाता है, इसे ही आप कॉन्टूर फार्मिंग बोलते हो।
इसके देखिए क्या क्या बेनिफिट है। पहला, रिड्यूस्ड फर्टिलाइजर लॉस, यानी आपके उर्वरक के जो नुकसान है उसको कम करता है। दूसरा, रिड्यूस्ड सॉइल इरोजन, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, मृदा के अपरदन को कम करता है। तीसरा, एंश्योर प्रॉपर इरिगेशन वाटर सप्लाई, देखिए मैंने आपको बताया ये जो आप सिंचाई करोगे उसमें वाटर सप्लाई को एंश्योर करेगा, यानी आपका जितना पानी चाहिए उस फसल को उतना पानी उसमें मिलने के लिए पूरा ये एंश्योर करता है। तीसरा, कॉस्ट इफेक्टिव, ये कहीं ना कहीं जो कॉस्ट इफेक्टिव है यानी आपके जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उसको कहीं ना कहीं घटाता है, और कहीं ना कहीं इंक्रीजेस क्रॉप यील्ड, यानी ये आपके फसल की उत्पादकता में भी काफी एक बड़ा रोल अदा करता है। तो इसको हम बोलते हैं कंटूर फार्मिंग या कंटूर खेती। अब आता है स्ट्रिप क्रॉपिंग। ठीक है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट नई टेक्नोलॉजी है। देखिए स्ट्रिप का मतलब होता है पट्टी। ठीक है, इस तरीके की पट्टी, तो एक पट्टी में बहुत लंबी लंबी, लेकिन ये बहुत लंबी लंबी पट्टियां होती हैं, एक पट्टी में आप कुछ और फसल उगाते हो, एक में कुछ और उगाते हो, तो इसको बोलता है स्ट्रिप। इस स्ट्रिप क्रॉपिंग, स्ट्रिप क्रॉपिंग में फसल चक्र में वैकल्पिक रूप से स्ट्रिप्स में कई फसलों को लगाने का सुझाव दिया गया है। मिट्टी के कटाव को नियंत्रित करने के लिए ढलान वाली भूमि पर यह एक नियमित अभ्यास है। हालांकि कृषि में स्ट्रिप क्रॉपिंग सम इलाकों या प्लेन्स में भी आपकी की जाती है। जब दो या दो से अधिक प्रजातियों की एक साथ खेती की जाती है तब वहां पर स्ट्रिप क्रॉपिंग, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये थोड़ा थोड़ा मिक्स क्रॉपिंग या इंटर क्रॉपिंग की तरह ही है। यह इस तरह इंटर क्रॉपिंग के समान है क्योंकि वैकल्पिक प्रजातियां नकदी पौधों के बीच में बढ़ती हैं, जो मैंने आपको बताया था। इसमें क्या क्या कॉम्बिनेशन देखिए होते हैं, घास, जैसे घास हो गई, गेहूं हो गया, इसके साथ आप मक्का उगा सकते हो, चुकंदर उगा सकते हो, सोयाबीन आदि एक साथ आप उगा सकते हो। देखिए इस तरीके की पट्टियां इसमें होती है, यहाँ पर दूसरी फसल, यहाँ पर दूसरी फसल, यहाँ पर देखिए अलग ये दूसरी फसल है। तो इस तरीके से आप स्ट्रिप क्रॉपिंग कर सकते हो। जैसे यहाँ पर आपने मक्का उगाया, कॉर्न, यहाँ पर आपने ओट्स उगाए, यहाँ पर आपने भूसा उगा दिया, जो आपके जानवर वगैरह होते हैं, क्योंकि देखिए सब किसानों के पास कोई ना कोई जानवर होते हैं, तो ये जो हे होता है, भूसा होता है, उनके कहीं ना कहीं चारे के रूप में भी काम आप ले सकते हैं। इसके अलावा अगर हम और नमी संरक्षण टेक्निक की बात करें तो उसमें क्या है, अपवाह को कम करना, और साइट पर उपयोग के लिए पानी एकत्र करने के लिए वर्षा जल संचयन भी आपका शामिल हो सकता है। अगर आप कहीं ना कहीं रेन वाटर हार्वेस्टिंग अपने खेत में या वहां पर उगाते हो तो कहीं ना कहीं वो भी धीरे धीरे आपकी मृदा की जो नमी है उसको बनाए वहां पर रखता है, तो ये भी आप टेक्निक यूज कर सकते हो। अब हम देखते हैं इस समय तकनीकों से क्या क्या लाभ होते हैं। पहला हमारा पर्यावरणीय लाभ है, जिसमें क्या है, खरपतवारों का बेहतर नियंत्रण इससे होता है। दूसरा, मिट्टी को अतिरिक्त पोषक तत्वों का प्रावधान, यानी मिट्टी को और एक्स्ट्रा पोषक तत्व मिल जाते हैं। इसके अलावा मिट्टी के तापमान पर नियंत्रण, जो सीधा सीधा आपके पौधों की उत्पादकता को प्रभावित करता है। और भारी बारिश और हवा के प्रभाव से मिट्टी की सतह की सुरक्षा। अपशिष्ट कार्बनिक पदार्थों का सक्रिय पुनः उपयोग भी अपशिष्ट प्रबंधन की जरूरतों को कम करता है, यानी कहीं ना कहीं आपका वेस्ट मैनेजमेंट को भी ये रिड्यूस करता है। अवशेषों की फसलों और पौधों को अपघटन के माध्यम से ये मिट्टी में लौटाता है, जिससे फिर से उनकी क्या फर्टिलिटी बढ़ जाती है। तो काफी इसके बेनिफिट है। इसके अलावा सामाजिक आर्थिक लाभ इससे क्या हो सकते हैं, पानी की सिंचाई की जरूरतों को कम करने, जब सिंचाई की जरूरतें कम होंगी तो कहीं ना कहीं आपका सीधे सीधे किसानों की जेब पर इसका असर कम होगा। फसल की उत्पादकता बढ़ाने, यानी जब आपकी पर हेक्टेयर में, मान लीजिए 1 हेक्टेयर में पहले 5 kg आप फसल उगा रहे थे, अब 1 हेक्टेयर में आप 10 kg फसल उगा रहे हो, तो उसका उन्हें दाम भी मार्केट में मिलेगा, तो कहीं ना कहीं उत्पादकता बढ़ने से भी उनको आर्थिक लाभ होता है। और मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार करने की क्षमता ये इससे हमें बढ़ती है। इसके अलावा विस्तार से कम सिंचाई की जरूरतें भी सिंचाई के लिए पानी पंप की लागत और ऊर्जा आवश्यकताओं को कम कर सकती है। देखिए जब आपको सिंचाई की जरूरत कम पड़ेगी तो जो आप डीजल वगैरह चलाते हो, अगर ट्यूबवेल चलाते हो या फिर पंप वगैरह चलाते हो, तो उससे आपका बिजली का बिल भी कहीं ना कहीं बचता है, तो वो भी आपका एक कॉस्ट इफेक्टिव टेक्निक है। इसके अलावा देखते हैं इसमें क्या क्या अवसर है और क्या क्या बाधाएं हैं। ठीक है, अवसर तो देखिए ऊपर आपने देख लिया वही सेम है, बाधाएं मैं बता देता हूँ कुछ चीज में क्या क्या होती है। बेसिकली देखिए होता क्या है, कुछ स्थितियों में फसल के अवशेष आवश्यक रूप से अवशेष वो नहीं होते और पहले से ही पशुओं के चारे के लिए उपयोग किए जा सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार मृदा संरक्षण उद्देश्यों के लिए अतिरिक्त निवेश की आपकी आवश्यकता पड़ती है। देखिए कुछ एक्स्ट्रा इसमें इन्वेस्टमेंट आपको करना पड़ता है, जो भारतीय किसान के लिए थोड़ा सा टफ पड़ता है, तो एक तरह से ये कहीं ना कहीं बाधा है। अगर सरकार इसमें मदद करेगी उनकी, उसके लिए बहुत सारी योजनाएं भी चलाई जाती हैं सरकार के द्वारा, जैसे मैंने आपको बताया प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, तो ऐसे में आपको निवेश के लिए सरकार की तरफ से पैसा दिया जाता है। दूसरा, मल्च या अन्य फसल अवशेषों के माध्यम से फसलों के नए चक्र का रोपण गैर मशीनीकृत कृषि के लिए आपका कठिन हो सकता है। इस प्रकार यह सभी स्थानों के लिए उपयुक्त नहीं हो सकता। देखिए कुछ टेक्निक जैसे मल्चिंग वाली मैंने आपको बताई थी, मैंने कहा था जहां पर बहुत ज्यादा गीला होता है या बारिश बहुत ज्यादा होती है जरूरत से, वहां पर ये टेक्निक काम नहीं करती।
तो कुछ कुछ स्थानों के लिए हमें कुछ अलग टेक्निक्स अपनानी पड़ती हैं, और जो एक तरह से आप कह सकते हो काफी महंगी भी है, ठीक है, और हर मतलब सबके पॉकेट फ्रेंडली वो नहीं होती। तो यही इसकी मुख्य बाधाएं हैं, ठीक है। इसका पूरा पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। हमने इसको पूरा कवर करने की कोशिश की है, और इसका जो मैंने आपको बताया सॉइल के टाइप्स वगैरह वाला सेक्शन है, वो मैं अभी थोड़ी देर में टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा, आप वहां से प्लीज डाउनलोड कर लीजिएगा। 3 से 4 पेज का है, उसमें मैं कुछ स्कीम्स भी हैं वो भी डाल दूंगा, अगर आप चाहेंगे पूरा चैप्टर डाल दूंगा, आपको जितना उसमें से पढ़ना हो पढ़ लीजिएगा। मिट्टी के टाइप्स जरूर पढ़ लीजिएगा उत्तर प्रदेश की, वो कभी कभी लोकल नाम पूछ लेता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और डेली क्विज के लिए आप प्लीज हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिए, वहां पर आपकी तैयारी काफी उससे अच्छी होगी। और थैंक यू सो मच।